फॉर्मूले में रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। देखो इंटरफेरेंस के अंदर एक तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला था, ये याद रखना है। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, 4a² cos स्क्वायर फाई बाई 2। फाई का मतलब फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन है वो भी आपको याद रखना है। क्या रिलेशन बताया था, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, फेज डिफरेंस दे रखा हो, पुट करके पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। पाथ डिफरेंस दे रखा हो, पुट करके वैल्यू फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, और इसके बाद में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन बताई थी। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या डार्क फ्रिंज बनने के लिए जो फेज डिफरेंस है वो होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू पाई, और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये लो। इसके बाद में हमने ये पढ़ा था, हाँ, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पोजीशन फाइंड करने का फॉर्मूला था। ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या आया था, याद करो। ब्राइट फ्रिंज, इसकी पोजीशन का फॉर्मूला आया था xn इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और अगर एंगुलर पोजीशन पूछे तो थीटा एन इक्वल टू कैपिटल डी हटा दो, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए क्या था फॉर्मूला, डार्क फ्रिंज के लिए देखो फॉर्मूला था xn इक्वल टू 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d, और एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला क्या है 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2d। और दोनों फ्रिंजेस की, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, उनकी विड्थ का फॉर्मूला क्या था, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये लो, कैपिटल डी हमेशा हर फॉर्मूले में ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना। इनमें कंफ्यूजन हो सकता है ना, कैपिटल डी ऊपर आता है या स्मॉल डी नीचे आता है। कैपिटल डी, बड़ा डी ऊपर, छोटा डी नीचे, है ना, याद रखना है। कैपिटल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2। और ये जो x अपन लेते हैं ये स्क्रीन के सेंटर से मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फ्रिंज बन रही है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो स्क्रीन के सेंटर से मेजर की जा रही है, वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट यूज करेंगे इंटरफेरेंस में तो कैसा पैटर्न दिखेगा, स्क्रीन का सेंटर व्हाइट होगा, बाकी कलरफुल पैटर्न दिखेगा। वॉयलेट कलर की फ्रिंजेस कम विड्थ की बनेंगी और स्क्रीन के सेंटर के पास पास बनेंगी, और रेड कलर क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी फ्रिंजेस सबसे वाइड होंगी, क्योंकि लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रिंज विड्थ उसके लिए ज़्यादा आएगी, और स्क्रीन के सेंटर से वो दूर दूर बनेंगी। ठीक है, कंपेरेटिवली क्वेश्चंस करते हैं। हाउ वुड द angular separation of interference fringes in Young's double slit experiment changes when the distance between the slits and the screen is halved? स्क्रीन और जो स्लिट्स है उनके बीच का डिस्टेंस जो d होता है ना, उसको कितना कर दिया, d/2 कर दिया। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, उसको हाफ कर दिया। तो पूछ रहा है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, ये कैसे चेंज होगा। एंगुलर सेपरेशन मतलब एंगुलर विड्थ, जैसे फ्रिंज विड्थ होती है उसका फॉर्मूला क्या था, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, उसमें से कैपिटल डी को हटा दो तो आ जाएगी एंगुलर विड्थ। जैसे एंगुलर पोजीशन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जो फ्रिंजेस की पोजीशन वाला फॉर्मूला है उसमें से कैपिटल डी को हटा देते हैं, क्योंकि एक्स अपॉन डी ये होता है थीटा, इसलिए कैपिटल डी को हटा देते हैं। तो उसी तरीके से अगर एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मैं डी थीटा लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी हटा दो इसमें से। देखो तीन ही फॉर्मूले याद करने हैं मेनली, तो तीन ही फॉर्मूलों से सारा इंटरफेरेंस आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला था एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एंगुलर पोजीशन पूछे डी हटा देना है ना, तो यही फॉर्मूला काम आ रहा है अपने। और डार्क फ्रिंज के लिए क्या था, 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d, एंगुलर पोजीशन पूछे कैपिटल डी हटा दो, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ पूछे, एंगुलर वर्ड जब भी आ जाए कैपिटल डी हटा देना है, ये याद रखो। चाहे एंगुलर पोजीशन पूछे या एंगुलर सेपरेशन पूछे या एंगुलर विड्थ पूछे, कैपिटल डी को हटा के फॉर्मूला जो बचेगा ना वो लिखना है अपन। ठीक है,
तो जैसे इसने एंगुलर सेपरेशन पूछा, एंगुलर सेपरेशन का मतलब है जो भी ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है उनके बीच में कितने एंगल का सेपरेशन है, कितने एंगल का गैप है, तो उसी को बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। इसको मैंने डी थीटा लिखा तो मैंने कैपिटल डी को हटा दिया यहाँ से, ये हटाते ही ये फॉर्मूला बन गया। तो ये एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के बताओ, कैपिटल डी को हमने आधा किया है, क्या फ्रिंजेस के एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ पे कोई भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल डी तो आ ही नहीं रहा इसमें, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नो चेंज इन एंगुलर सेपरेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ of interference fringes changes when the whole apparatus of Young's experiment is kept in a liquid of refractive index 1.3। ये बोल रहा है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है उसको अगर हम किसी लिक्विड में मर्ज कर दें, किसी लिक्विड में रख दें और उसके अंदर हम इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करें स्क्रीन के ऊपर, तो वो पैटर्न जो एयर के अंदर, मतलब यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम एयर के अंदर उस पैटर्न को देखते हैं, उसके कंपैरिजन में उस लिक्विड में जब उस पैटर्न को देखा जाएगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर विड्थ या फ्रिंज विड्थ, इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ के रेस्पेक्ट में इसने पूछा है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, है ना। फ्रिंज विड्थ के रेस्पेक्ट में ये पूछ रहा है कि उन पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये है। एक चीज बताओ, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है क्या उसकी वेवलेंथ चेंज होती है? बताओ। तीन चीजें हमेशा चेंज होंगी, कौन कौन सी? डायरेक्शन, स्पीड और वेवलेंथ, है ना। और तीन चीजें हमेशा अनचेंज रहेंगी, कौन कौन सी? फ्रीक्वेंसी, कलर और फेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि जो लाइट का सोर्स है पहले तो वो एयर में रखा हुआ था, स्क्रीन भी एयर में था, स्लिट्स भी एयर में थी और पूरा पैटर्न एयर के अंदर बन रहा था, सुपरपोजिशन भी एयर के अंदर हो रहा था, सारी चीज। अब लिक्विड में रख दिया तो सोर्स भी लाइट का लिक्विड के अंदर है। अब वो जो लाइट एमिट करेगा वो उस लिक्विड से पास होगी, तो लिक्विड से पास होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? चेंज। कितनी हो जाएगी? तो वेवलेंथ पे फर्क भी ये पड़ता है कि जिस भी लिक्विड में उसको डिप किया जाता है वेवलेंथ उतने टाइम्स कम हो जाती है, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाती है, ये याद रखना है। जैसे कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज करो 2, कोई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो जैसे आप किसी भी लाइट के सोर्स को उस लिक्विड में रखोगे तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2। समझ गए ये बात? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? वही c/2। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला यही होता है, देखो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, उससे समझा देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बताया था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो c/μ के बराबर होती है। म्यू अगर आपने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसके कंपैरिजन में अगर आपने 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी लिक्विड में इंस्ट्रूमेंट को रख दिया तो म्यू डबल होने से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? हाफ। और इसी की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहती है, इसलिए वेवलेंथ भी हाफ हो जाती है। ठीक है, याद रखना है ये। आपको याद है क्या फॉर्मूला? लैम्डा इक्वल टू होता है c/न्यू। तो न्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ना, न्यू तो कांस्टेंट रहेगा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन होता है, ये पता है क्या आपको? ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों में ये रिलेशन है। तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये अगर कांस्टेंट है और c की वैल्यू c/2 हो गई मीडियम के अंदर, तो लैम्डा की वैल्यू भी पहले से आधी हो गई ना। इसलिए आप याद रखो कि जब भी किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में आप किसी भी लाइट के सोर्स को रखोगे तो उसकी वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, उससे एमिट होने वाली लाइट की स्पीड भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि लाइट को उस लिक्विड से पास होना पड़ेगा। तो अब बताओ, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो सेम रहेंगी, है ना। और लैम्डा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? लैम्डा अपॉन म्यू। ये लो जी, तो बीटा डैश क्या हो गया? बीटा अपॉन म्यू। म्यू टाइम्स कम हो गया क्या? ये याद रखना है, ठीक है। लो जी, अगला क्वेश्चन देखो। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 7.2 millimeter. Bright fringes are separated by मतलब जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 7.2 मिलीमीटर। क्या हम इसको फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं? भाई दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। किसकी विड्थ? डार्क फ्रिंज की विड्थ, है ना। दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज बनती है, उसकी विड्थ है। फॉर्मूला क्या होगा? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसकी वैल्यू दे रखी है 7.2 मिलीमीटर।
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लेजर लाइट विच प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाई, जो दूसरी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं उनकी फ्रिंज विड्थ आपको दे रखी है 8.1 मिलीमीटर। तो उसके लिए कितनी वेवलेंथ की लाइट हमने यूज करी होगी? सेम पेयर ऑफ स्लिट्स यूज किया जा रहा है, मतलब दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस उतना ही रखा जा रहा है, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लैम्डा 1 दे रखा है शुरुआत में 630 नैनोमीटर है, मतलब कि ये जो बीटा है इसके अकॉर्डिंग जो लैम्डा है वो है 630 नैनोमीटर, मतलब इतनी वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो तो इतनी वेवलेंथ की फ्रिंजेस आपको, सॉरी इतनी फ्रिंज विड्थ आपको मिल रही है इतनी वेवलेंथ की लाइट यूज करने पे। तो ये पूछ रहा है कि अगर इतनी फ्रिंज विड्थ आपको मिल रही हो तो उसके लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या यूज करी होगी आपने। तो ये तो है अपना फॉर्मूला, इसको यूज करना है और लैम्डा आपको बताना है। तो एक चीज बताओ कि बीटा डैश और बीटा, अगर मैं इन दोनों का फॉर्मूला लिखूं, जैसे बीटा का तो लिख ही दिया है, बीटा डैश क्या होगा? तो डी लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी तो हम चेंज कर ही नहीं रहे ना दोनों केस में, तो ये लिखेंगे। तो इससे बताओ कि बीटा डैश अपॉन बीटा क्या बन जाएगा? बीटा डैश अपॉन बीटा ये बनेगा लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। अब पूछा क्या इसने? लैम्डा डैश पूछा है, तो बीटा डैश अपॉन बीटा इंटू लैम्डा। बीटा डैश कितना है? 8.1, बीटा कितना है? 7.2, दोनों मिलीमीटर में है इसलिए मैंने यूनिट चेंज करी नहीं है, ये रेशियो में कैंसिल हो जाएंगी। और लैम्डा कितना है? 630। ये याद रखना है कि ये 630 नैनोमीटर है, तो आंसर भी किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा। नैनो जानते हो ना, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ ये याद रखना है, जब भी नैनो आ जाए ना वर्ड तो इसका मतलब ये होगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा ये अपना लैम्डा डैश होगा। तो इतनी वेवलेंथ की लाइट यूज करोगे तो इतनी विड्थ की फिर फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। ठीक है, सिंपल है एकदम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना लगभग वो सारे आपके नोट्स में दिए हुए हैं, ये तो आप अच्छे से तैयार कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन देखो, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंटर पे बनने वाली ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी की बात कर रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। ये बोल रहा है कि सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है स्क्रीन के सेंटर पे उसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट है, ऐसा इसने बोला। इफ द डिस्टेंस सी पी इक्वल्स 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। ये सी पी कौन सी डिस्टेंस होती है? तो जो स्क्रीन का सेंटर है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये दोनों स्लिट्स है S1 S2, यहाँ पे स्क्रीन रखा होगा कैपिटल डी डिस्टेंस पे। ये कोई पॉइंट हम लेते हैं, ये तो सी होता है और ये कोई पॉइंट पी होता है ना, फिर ऐसे सेकेंडरी वेवलेट जाती है इस पी पॉइंट पे, तो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये जो पाथ डिफरेंस है ये भी हमने फाइंड किया था, इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। याद है क्या? ये जो डेल्टा है यानी पाथ डिफरेंस S2m है, ये कितना आया था? ये आया था dx अपॉन कैपिटल डी। याद आएगा? कुछ डेरिवेशन किया था ना इसका। फिर इसी को हमने n लैम्डा के बराबर पुट किया, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बना दी, और इसी को हमने 2n-1 λ/2 के बराबर पुट किया तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन बना दी थी। तो ये बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है Cp ये कितनी है? β/3 के बराबर है, फ्रिंज विड्थ की 1/3 है। ठीक है जी। तो ये पूछ रहा है कि शो दैट द इंटेंसिटी एट पॉइंट P वुड बी I0/4। इस पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कितनी मिलनी चाहिए? I = I0/4 मिलनी चाहिए। सेंटर पे कितनी मिल रही है? I0। सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? I0 है। क्या पूछ रहा है ये बोल रहा है कि सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है जो कि β/3 के बराबर है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इतनी मिलेगी। ये प्रूव करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? इसने बोला कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर स्क्रीन के सेंटर पे जो इंटेंसिटी वो I0 है, तो सेंटर से β/3 डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? I0/4 होगी। ये प्रूव करो। अब ये कैसे प्रूव करें? तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले, उससे ही आगे बढ़ते हैं। फिर I0 = 4a² cos² 5/2। अगर मैं बोलूं कि सेंटर के ऊपर जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो I की जगह मैं I0 लिख देता हूं = 4a², और सेंटर के ऊपर जो भी लाइट वेव्स पहुंचती हैं उनके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? याद करो, 0 होता है ना, बताया था आपको। सेंटर के ऊपर पाथ डिफरेंस भी 0 होता है और फेज डिफरेंस भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos² 0/2 0 आएगा,
ठीक है, तो cos 0 कितना होता है 1। इसका मतलब सेंटर पे जो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट बोल रहा है वो किसके बराबर है 4a² के बराबर है। ये हमको पता चल गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये इसके लिए फेज डिफरेंस कितना है, क्योंकि तभी आप इंटेंसिटी पता कर पाओगे। भाई आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो आपके पास ले दे के एक ही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें फाई जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप इंटेंसिटी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो फाई कैसे कैलकुलेट करें, तो देखते हैं, इसने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से देखते हैं। हमको पता है कि जो पाथ डिफरेंस है वो होता है कितना dx/D, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। और ये जो हिंट दे रखा है इसने कि x की वैल्यू कितनी है β/3 के बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखता हूँ क्या आता है। बीटा को हम क्या लिख सकते हैं d(λ/d) और डिवाइडेड बाई 3 भी आएगा ना, तो ये 3 लिख दिया मैंने। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं लिख रहा हूँ dx/D इक्वल टू ये dx/D इक्वल टू क्या आएगा λ/3। मैंने इसको रीअरेंज किया। अच्छा, रीअरेंज करने से फायदा क्या हुआ, dx/D ये जो बनेगा यहाँ पे ये तो पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब इसको मैं पाथ डिफरेंस बोल सकता हूँ डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ पे क्या होगा λ/3 के बराबर होगा। ये मेरे को इस डेटा से या हिंट से समझ में आया। इसने ये बोला कि ये जो P पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है स्क्रीन के सेंटर से वो β/3 के बराबर है। मैंने बीटा की वैल्यू पुट करी, थोड़ा रीअरेंज करके देखा, मैंने देखा जो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था उसका फॉर्मूला होता है dx/D। उस फॉर्म में इसको जब अरेंज किया तो dx/D की वैल्यू λ/3 आ रही है। इसका मतलब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स P पॉइंट के ऊपर पहुंच रही होंगी इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया λ/3 के बराबर। और अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो क्या आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस इक्वल टू, बताओ, पाथ डिफरेंस डेल्टा इनटू 2π/λ। यही होता है ना, रीअरेंज करके उसको ये बनाएंगे। बताओ डेल्टा कितना λ/3 इंटू 2π/λ। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये आएगा 2π/3। ये है फेज डिफरेंस। और अगर फेज डिफरेंस पता चल गया तो काम हो गया है। अब इंटेंसिटी बता सकते हो आप, बताओ इंटेंसिटी 4a² cos² 5/2 है। देखो ये फाई है अपना, ये किसकी वैल्यू आई है फाई की वैल्यू निकल के, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो π/3 बन जाएगा क्या ही, क्योंकि 2π/3 है वो। फाई कितना है 2π/3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या बन जाएगा π/3। कॉस फंक्शन की वैल्यू π/3 यानी 60 डिग्री पे क्या होती है 1/2। 1/2 का लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो कॉस स्क्वायर है ना, क्या आएगा सॉल्व करोगे तो 4a² इंटू 1/4 यानी कि a²। इसने आई नोट किसको बोला था 4a² को। इसने बोला कि सेंटर पे जो फ्रिंज बन रही है ना उसकी इंटेंसिटी आई नोट है। तो सेंटर पे तो इंटेंसिटी कितनी आई थी 4a²। मतलब ये 4a² को क्या बोल रहा था आई नोट, तो a² को क्या बोलेगा I0/4। और क्या यही बात ये प्रूव करवाना चाह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो लास्ट में देखो। ये बोल रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो I0/4 मिलेगी, ऐसा प्रूव करो। तो वही हमने प्रूव किया है। जब भी इंटेंसिटी की बात आए क्या चीज़ पता होनी चाहिए, फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर पाथ डिफरेंस पता है तो फॉर्मूला यूज़ करके फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, फिर पुट करके सॉल्व कर दो। तो स्क्रीन के सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो तो I0 है, और यहाँ पे P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी वो कितनी है I0/4 है इस वाली कंडीशन में। देखो इसको, कोई भी डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits 0.15 millimeter apart are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the slits. Find the distance of the second bright fringe and dark fringe from the central maxima. पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है और दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, स्मॉल d बोलते हैं ना उसको, 0.15 मिलीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। और साथ में दे रखा है कि स्क्रीन 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा हुआ है, स्क्रीन 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है जी। वेवलेंथ ऑफ द लाइट कितनी है
450 नैनोमीटर, लैम्डा कितना 450 नैनोमीटर। ये बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, वो पहले तो वो पता करो। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, तो ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्सन इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो एन की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो आएगा 2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सीधा लिख दूं क्या ऐसे, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। डी की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 450, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, स्मॉल डी की वैल्यू ये रख 0.15 और 10 की पावर -3। यूनिट्स चेंज कर रहे हैं, अच्छा कैपिटल डी नहीं लिखाना, अच्छा लिख दिया मैंने, ये रहा कैपिटल डी है 1 मीटर, स्मॉल डी इतना है, और मिलीमीटर में था इसलिए कन्वर्ट कर दिया, और ये नैनोमीटर में वेवलेंथ इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है। तो ये आ जाएगी अपने पास में सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। फिर इसने एक और चीज़ पूछी है कि बताओ सेकेंडरी डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। अब सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए अगर पोजीशन फाइंड करनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकंड डार्क फ्रिंज 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2 स्मॉल डी। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स एन इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। तो मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी है, अब 2 पुट करनी है, तो x2 क्या आएगा, ये 2 पुट करोगे तो ये 3 बन जाएगा, 3d लैम्डा अपॉन 2d। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 3/2, कैपिटल डी की वैल्यू 1 है, ये 450 नैनोमीटर है, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 450 नहीं कितना है ये 0.15 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर। ये लो जी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा जो भी है, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो ये तो एकदम ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पूछे, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पूछे, सीधा फॉर्मूला चिपकाना है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 560 nanometer and 420 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. Find the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelength coincide. The distance between the two slits is 4 millimeter and the screen is at a distance of 1 meter away, 1 meter from the slit. तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ये बोला कि दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज करके हम इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो कौन सी लाइट यूज करनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ की लाइट ही हमको यूज करनी चाहिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो दो लाइट के सोर्स लगा रखे हैं एक ही पॉइंट पे, जिससे दो अलग अलग कलर की लाइट निकल रही है। मान लो एक रेड कलर की लाइट है, एक ग्रीन कलर की लाइट है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको कितने पैटर्न दिखाई देंगे, दो पैटर्न। भाई दो कलर की लाइट यूज कर रहे हो, दो वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो, तो आपको पैटर्न भी दो मिलेंगे। अब वो जो फ्रिंजेस बनेंगी स्क्रीन के ऊपर, उनमें से 0 नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है दोनों ही कलर की, वो तो सेंटर पे ही बनेगी, क्योंकि 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज हमेशा कहाँ पे बनती है, सेंटर पे। तो वहां पे दोनों ओवरलैप करेंगी। इसके बाद में वो ओवरलैप कहाँ करेंगी वो डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि एक तो कम कम डिस्टेंस पे बनेगी फ्रिंजेस, एक ज़्यादा डिस्टेंस पे बनेंगी। तो हो सकता है कि जो कम कम डिस्टेंस पे बन रही है उसकी कोई फोर्थ फ्रिंज बन रही है, वहाँ पे जो ज़्यादा डिस्टेंस पे फ्रिंजेस बन रही है उसकी थर्ड या सेकंड फ्रिंज बन जाए, तो ओवरलैप हो जाएगी ना वो। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि कौन सी फ्रिंज ओवरलैप होगी। देखते हैं इसको, देखो पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है। दो अलग अलग वेवलेंथ है, लैम्डा 1 कितना है 560 नैनोमीटर और लैम्डा 2 कितना है 420 नैनोमीटर, ठीक है जी। और स्क्रीन कितना दूरी पे रखा हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। स्मॉल डी दे रखा है 4 मिलीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। ये दोनों डेटा ये दे रखे हैं। बाकी ये पूछ रहा है कहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको, कहाँ पे ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये स्क्रीन है, ये इसका सेंटर है C, तो दोनों कलर की जो ब्राइट फ्रिंजेज है वो यहाँ पे बनेंगी 0 नंबर वाली। पहले तो ये मार्क कर देता हूँ, ये वाली वेवलेंथ ज़्यादा है, ये वाली वेवलेंथ कम है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये वॉयलेट कलर है। एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऐसा है नहीं प्रैक्टिकली, ताकि थोड़ा डायग्राम समझ में आ जाए।
और ये ज़्यादा मानना है, इससे रेड मान ले, तो ये है अपना रेड कलर। ठीक है, अब मैं दोनों पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर ताकि समझ में आ जाए। वॉयलेट कलर की जो फ्रिंजेस हैं क्या वो स्क्रीन के सेंटर के पास पास बनेंगी? यहाँ पे 0 नंबर की, फिर फर्स्ट नंबर की, फिर सेकंड नंबर की, फिर थर्ड नंबर की, ऐसे बनेंगी। ऊपर एक साइड में दिखा रहा हूँ, ऐसे नीचे भी बनेंगी। फिर रेड कलर वाली फ्रिंजेस दिखा रहा हूँ। रेड कलर वाली जो फ्रिंजेस हैं वो थोड़ी दूर दूर बनेंगी। जैसे यहाँ पे 0 नंबर की फ्रिंज बनेगी सेंटर पे, वो तो है ही। फिर ये थोड़ा सा दूर बनेगी, मान लो यहाँ पे बन रही है फर्स्ट नंबर की, फिर ये यहाँ पे जाके सेकंड नंबर की बनी, और ये थर्ड नंबर की जो वॉयलेट कलर की फ्रिंज है उसके साथ ओवरलैप कर गई। ये मैंने एज्यूम किया है, कोई ज़रूरी नहीं है इसकी थर्ड और इसकी सेकंड ही हो, इसकी फिफ्थ इसकी सेकंड भी हो सकती है ना। लेकिन जब भी आप मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हो तो हम ये मान के चलेंगे कि इनमें एक का डिफरेंस आएगा। जैसे ये थर्ड है तो ये सेकंड होगी, अगर ये फोर्थ है तो ये थर्ड होगी, अगर ये फिफ्थ है तो ये फोर्थ होगी। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी हो ना, ऐसे तो हमको आइडिया ही नहीं लगेगा कि भी कौन सी फ्रिंज ओवरलैप करेगी। लेकिन जब भी हमको मिनिमम डिस्टेंस पूछे कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो जब ये डिस्टेंस पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी तो कोई, जैसे n नंबर की फ्रिंज बन रही है तो इधर क्या बनेगी उससे एक कम, या इसको अगर n बोल रहे हो तो इसको n+1 बोल देना। बात एक ही है, अगर ये थर्ड है तो ये सेकंड होगी, अगर ये फोर्थ है तो ये थर्ड होगी इधर, अगर ये फिफ्थ है तो ये फोर्थ लेनी है। एक का डिफरेंस मान के चलना है। समझ में आया कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो मैं ये मानूंगा कि जो रेड कलर वाली जो फ्रिंजेस हैं उसकी तो कोई यहाँ पे nth फ्रिंज बन रही है, और जो वॉयलेट कलर वाली फ्रिंजेस है उसकी एक ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे n+1 फ्रिंज बन रही है, और ये ओवरलैप कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। जिस कलर की वेवलेंथ कम है उसकी जो फ्रिंजेस है वो एक ज़्यादा माननी है। जिसकी वेवलेंथ कम है, सॉरी ज़्यादा है, उसकी तो आपको क्या माननी है, n फ्रिंजेस, n नंबर वाली फ्रिंज माननी है वहाँ पे। और जिसकी वेवलेंथ कम है क्योंकि वो ज़्यादा बनेंगी इसलिए उसकी n+1 फ्रिंज माननी है जो ओवरलैप करेगी। बस इतना सा ध्यान रखना मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो बस ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि ये जो λ1 वेवलेंथ की रेड कलर वाली जो लाइट आप यूज़ कर रहे हो इसकी तो कौन सी फ्रिंज माननी है, nth। तो मैं लिखूंगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है रेड कलर के लिए ये होगी xn। कितना होगा ये, xn फॉर λ1 वेवलेंथ, है ना। और ये जो डिस्टेंस होगी इसको अगर मैं इस λ2 वेवलेंथ की लाइट के लिए कैलकुलेट करूं तो ये डिस्टेंस आएगी xn+1, लेकिन किसके लिए, सेकंड कलर की लाइट के लिए, मतलब xn+1 फॉर λ2। और ये बराबर होनी चाहिए तभी तो ओवरलैपिंग होगी, बराबर होंगी तभी तो ओवरलैपिंग होगी। सोचो आप, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तभी तो एक पोजीशन पे बनेंगी दोनों फ्रिंजेस। तो रेड कलर वाली n फ्रिंजेस, है ना, और वॉयलेट कलर वाली n+1 फ्रिंजेस एक ही पोजीशन पे बन रही है, मतलब उसकी तो nth और इसकी n+1, ये एक ही पोजीशन पे बन रही है, इसलिए क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करके भी ये डिस्टेंस बराबर होगी एक्सन का फॉर्मूला, ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगाओ। अब क्या फॉर्मूला होता है, एक्सन इक्वल टू क्या होता है, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये लगाओ λ1 वेवलेंथ के लिए तो लिखेंगे n d λ1 अपॉन स्मॉल d। इधर क्या लिखना है, ये कौन से वाले नंबर की, n+1, तो n की जगह क्या लिख दोगे, n+1 d λ2 अपॉन स्मॉल d। ये लो, इसके लिए λ1 लेना है, इसके लिए λ2 लेना है, उसकी nth फ्रिंज, इसकी n+1 फ्रिंज। ठीक है, ये कैपिटल D और स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा। λ1 कितना, 560 नैनोमीटर में है, कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है क्योंकि इधर भी मैं नैनोमीटर में ही लिखूंगा तो वो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। 420 λ2 कितना, 420, इसको कैंसिल कर दो जीरो को तो दोनों साइड में, और कितने से कैंसिल होगा, 14 से कैंसिल हो रहा है, 3 और ये 4, तो 4n इक्वल टू 3n+1 ऐसा बनेगा। मतलब ये 3n है तो ये n इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो ये 3, n इक्वल टू 3 आएगा सॉल्व करोगे तो। n इक्वल टू 3 का मतलब क्या है,
रेड कलर की तो थर्ड फ्रिंज होगी यहाँ पे, और वॉयलेट कलर की फोर्थ फ्रिंज होगी। पहले नहीं पता था कि कौन सी थी, लेकिन ये कंफर्म था कि इसकी nth है तो इसकी n+1 होगी। अब सोचो अगर ये सॉल्व करने पे 5 आ जाता तो इसका मतलब क्या निकलता कि रेड कलर की तो फिफ्थ फ्रिंज है यहाँ पे, और वॉयलेट कलर की सिक्स्थ फ्रिंज ओवरलैप कर रही है आपस में। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता। चलो फिर आगे अगला क्वेश्चन देखो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन kept at a distance d from the slit. If the screen is moved towards the slit by 5 into 10 raised to power minus 2 meter, the change in fringe width is found to be 3 into 10 raised to power minus 2 meter. If the separation between the slits is 10 raised to power minus 3 meter, then calculate the wavelength of the light used. ठीक है जी, पहले जो दे रखा है एक बार नोट करते हैं। ये बोल रहा है कि स्क्रीन को कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है और स्क्रीन को हम खिसका रहे हैं स्लिट्स की तरफ। कितना खिसका दिया, तो डेल्टा डी डिस्टेंस से खिसका दिया, जो कि 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर के बराबर है। द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी, यानी उससे फ्रिंज विड्थ कितनी चेंज हो गई, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर इतनी चेंज हो गई। भी अगर स्लिट की तरफ लेके आओगे स्क्रीन को, कैपिटल डी को कम करोगे, तो आपको याद होगा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या बताया था, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अगर आप कैपिटल डी को कम करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि स्लिट्स की तरफ हमने स्क्रीन को खिसका दिया तो कैपिटल डी क्या हो गया, कम हो गया। कैपिटल डी अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। फिर इसने क्या बोला, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज दिस, यानी कि स्मॉल डी दे रखा है, ये तो लिख देता हूँ इधर। स्मॉल डी कितना है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर, और स्क्रीन कितना दूर है वो नहीं बताया इसने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पूछ रहा है आपको कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, तो कितनी वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो। अगर ये चेंज आपको दिख रहा है, जब स्क्रीन को इतना आप खिसकाओगे स्लिट्स की तरफ तो फ्रिंज विड्थ इतना चेंज होगी। चेंज इन फ्रिंज विड्थ दे रखा है कब, जब आप डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स चेंज करोगे तब। और डी इतना दे रखा है तो पूछ रहा है कि लैम्डा कितना होगा, कितने वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हो। जैसे मैं पहले केस के लिए लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, फ्रिंज विड्थ वाले फॉर्मूले को फर्स्ट केस के लिए लिख रहा हूँ। जब शुरुआत में डिस्टेंस डी रही होगी तब आपने फॉर्मूला लिखा बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और जब आपने डिस्टेंस को कम करके कितना कर दिया, डी डैश कर दिया, सपोज करो डिस्टेंस थोड़ी कम कर दी, तब फॉर्मूला क्या लिखोगे, बीटा डैश इक्वल टू डी डैश लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और तो कोई चीज़ चेंज कर ही नहीं रहे हो भाई, एक ही चीज़ चेंज कर रहे हो, क्या स्क्रीन को खिसका रहे हो, तो डी थोड़ा कम हो गया, उससे बीटा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो बीटा को अब बीटा डैश बोल दिया, डी को अब डी डैश बोल दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नाम रख दिया इसका। अब पहले बीटा ज़्यादा था क्योंकि डी ज़्यादा था, अब बीटा कम हो गया क्योंकि डी थोड़ा सा कम हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपस में। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बीटा डैश माइनस बीटा इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करो, बीटा ये उल्टा कर देता हूँ क्योंकि बीटा ज़्यादा है बीटा डैश से, तो बीटा माइनस बीटा डैश ये लिखा मैंने, इसमें से ये माइनस कर दिया, समझ रहे हो बात, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस होगा इधर, तो लैम्डा और स्मॉल डी तो मैंने अलग कर लिया, कॉमन ले लिया मतलब, और इधर लिखा डी और इधर लिखा डी डैश। ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दिया, जो चेंज नहीं हुआ, और बाकी जो चेंज हो रहा है उसको लिख दिया ऐसा। बीटा माइनस बीटा डैश को क्या हम डेल्टा बीटा बोल सकते हैं, और डी माइनस डी डैश को क्या हम डेल्टा डी बोल सकते हैं, बोल सकते हो, ऐसा क्या दिक्कत है। डेल्टा मतलब सिंबल हम चेंज के लिए यूज करते हैं, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज दिस, चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज दिस। ठीक है, लैम्डा पूछ रहा है तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख दूं, डेल्टा बीटा इनटू डी डिवाइडेड बाई डेल्टा कैपिटल डी। क्या सारी वैल्यूज गिवन है, ध्यान से देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ये लो।